इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जो किसी किसी को बहुत इजी लगता है, किसी को बहुत टफ लगता है और बहुत सारे बच्चे इसको ईगो पे भी ले लेते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश की? English is by far the most important aspect of CLAT. Is guesswork suggested? Not at all. पर आपको ये लग रहा है कि बी और सी में से कोई भी आंसर हो सकता था, तो रैंडमली आपने बी मार्क कर दिया, सी मार्क कर दिया। ये गेस वर्क है, ये गैम्बलिंग है, नहीं करें इसको। Hello everyone, I am Kartika and welcome to Law Prep. इंग्लिश क्लैट में एक ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ आरसी में ही नहीं बाकी सारे सेक्शंस में भी उतना ही यूजफुल होता है। बट इंग्लिश को लेकर बहुत डर भी होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं, डाउट्स भी होते हैं एंड आज उन्हीं सारे डाउट्स को, क्वेश्चंस को आंसर करने हमारे साथ हैं डॉक्टर सौमित्र आज़ाद। So sir have an teaching experience of more than 24 years and he is associated with Law Prep for more than 8 years. I know आप में से ज़्यादा बच्चे सर को नहीं जानते होंगे क्योंकि वो YouTube पे इतना नहीं आते हैं, बट स्पेशली आप सबके लिए आज हमने ये सेशन अलाइन किया है एंड ऑफलाइन वाले बच्चे तो जानते होंगे आई गेस। So hi sir. Hello, thank you. How are you sir? I'm fine, thank you. How are you? I'm good sir. So sir to start with, English ऐसा सेक्शन है जो किसी किसी को बहुत इजी लगता है, किसी को बहुत टफ लगता है और बहुत सारे बच्चे इसको ईगो पे भी ले लेते हैं कि मैं तो इंग्लिश बचपन से पढ़ते आया हूँ, ऐसे कैसे नहीं बन रहा है। तो इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश की? It's a very pertinent question, an important question that you've asked. Students, English is by far the most important aspect of CLAT. Not because I teach it, इतना तो आप लोग समझते हैं। अंग्रेजी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय है because almost 70% of CLAT is English. Right. The entire paper is comprehension based. Not only RC but also CR and legal reasoning. These are all passage based sections which constitute about 67%, 80 out of 120, which is approximately 70% of the total paper. If you do not have good command of English language, if you have a slow reading speed, all these three sections are likely to suffer. So English is the most important aspect, and particularly the reading part. You have to be able to read it. So किस्मत कहें बदकिस्मती, लेकिन अंग्रेजी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। So that's that. Okay. तो सर अब जैसे इंग्लिश तीनों सेक्शंस में बहुत यूजफुल है, आरसी, लॉजिकल एंड लीगल। जी। अब बचे हुए टाइम में जैसे 2 महीने ही अब हैं क्लैट में, इस टाइम पे और कैसे इनहांस कर सकते हैं इंग्लिश? Okay. Another important question. देखिए, at this hour or any other hour, the most important exercise to be performed by all CLAT aspirants is to read extensively. जितना हो सके वो पढ़ें, जितना हो सके वो read करें। I urge all the students and their parents also. ये ख्याल रखें, बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि साहब बच्चा परीक्षा आने वाली है और नॉवेल्स पढ़ने में बिजी है, न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी है। वो बहुत अच्छा है, उसको हमने एडवाइस किया है। अगर आप में से स्टूडेंट्स जो भी न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ते हैं, इफ यू रीड अदर बुक्स, लिटरेचर, क्लासिक, फिक्शन, इकोनॉमिक्स, एनीथिंग, you are studying English because there are 3 aspects to the paper. Any exam, that is read, write or speak. This is a paper of reading. Right. ये पढ़ने का पेपर है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथन होगी और उतना ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। Right. So I would also like to mention the equally important aspect of CLAT along with speed is accuracy. If you have a very high speed and lack accuracy, you're not likely to get through. If you have a very high accuracy but have a very poor speed, you're not likely to get through. Right. So it has to be a decent amalgamation of both. तो पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं, वैरायटी पढ़ें, उसको अपने ब्रेक के रूप में लें। आप पढ़ने से बोर हो चुके हैं पढ़ाई करते हुए, मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, you feel jacked up or bored, what you can do is take up a book, a novel, a story book, English newspaper and read it. So it will act as both a break, a buffer and also will enhance your academic capability. ओके सर, जैसे आपने बोला स्पीड एंड एक्यूरेसी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि मैम हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं बट समझ कुछ नहीं आता है, या तो हमें समझ सब कुछ आ जाता है बट जिस चीज को हमें 20 मिनट्स देने चाहिए थे वो हम 40 मिनट्स 50 मिनट्स में कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं। हाउ टू बैलेंस दिस?
Okay, very important, another pertinent question. Students, there has to be a balanced approach. First of all, by way of practicing mocks, online test series, in case you're online students, if you're an offline student, you'll be getting the facility of offline mock twice a week at least. You have other mocks also. Ensure the attempt of a particular section, whether it is English or mathematics or GK, in the stipulated time. So I could give you a broad guideline. The paper constitutes of 120 questions spread over 120 minutes, 5 sections. So let's say English, give it approximately 25 minutes. Don't try and compensate the weakness from any other subject by reducing the time here. आप अंग्रेजी में अच्छे हैं तो 15 मिनट में अंग्रेजी कर लेंगे, मुश्किल है. It is not possible. It is iota is the chance. Maybe 1 in a million could do it, or maybe 1 in a lakh could do it. तो नहीं हो सकता. So sectional division of time, अंग्रेजी को 25 मिनट्स में करने की कोशिश करें. Critical reasoning या logical जिसको आप कहते हैं, another 25 minutes. Legal should not take you more than 35 minutes ideally. A minute here or a minute there is permissible. Students say, the feedback says that they take about 10 to 15 minutes in GK, and this leaves you with another good 20 minutes for quant. If you're a mathematics student, if you're very good at quant, if you can squeeze quant in 15 minutes, then give those 5 minutes extra to your respectively weak subjects. So firstly, it is important to start attempting the section within the stipulated time, which is, as I told you, इंग्लिश सेक्शन 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन 25 मिनट से कम एक आध मिनट इधर उधर लाइक ऐसे चलता है, उसको बहुत कम में भी खींचने की कोशिश नहीं करें. यू आर लाइकली टू कमिट मिस्टेक्स. सो दैट इज द फॉरमोस्ट. सेक्शनल अटेम्प्ट करें. अगर सेक्शंस नहीं है आपके पास, सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल नहीं है, सो टेक द पास्ट ईयर मॉक्स, पास्ट ईयर पेपर्स और मॉक्स, एंड उसमें से सेक्शनल अटेम्प्ट करें. सो इन इवेंचुअलिटी आपकी स्पीड तो बढ़ेगी ही, and by virtue of practice you will get the required level of accuracy also. Any specific genres the students should focus on? No, anything could come, but students often come and say that they face problems in passages related to philosophy, economics and history. For economics, you could refer to the economics section of the newspaper. That suffices. That should do. So far as philosophy is concerned, you could refer to Bertrand Russell, unpopular essays by Bertrand Russell, or other essays by Emerson. R.W. Emerson, Ralph Waldo Emerson is a very popular English writer. So essays by Emerson, that should help you in philosophy. So far as history is concerned, like I said, a book like Discovery of India or anything. Even your 10th standard history textbooks, if you could just brush up the topics, they'll remind you of the important topics in history. So that's that. Okay. So one major problem with students is कि English बहुत easy है, तो या तो वो सबसे end में कर लेते हैं, और अगर बाकी किसी सेक्शन में ज्यादा टाइम लग गया तो इंग्लिश सैक्रिफाइस हो जाता है. बिल्कुल सही कहा. और अगर वो स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो एंड तक जाते जाते वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा खासा अमाउंट बच जाता है पेपर का जो उनको रीड करना होता है. तो इंग्लिश को कब कैसे सॉल्व करना चाहिए पूरे मॉक के सीक्वेंस में? ओके, देखिए इसमें दो चीजें हैं. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग टू वीक सब्जेक्ट होनी चाहिए. जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो पहले करें, एंड इन द descending order, strongest in the beginning and followed by strong and stronger and then the weak and the weakest in the end. ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है. ये भी आपने ठीक कहा कि कई बार जनरली जैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए किसी का लीगल बहुत स्ट्रांग है, फिर मान लीजिए इंग्लिश अच्छी है, सीआर अच्छा है, तो वो ये 3 करते हैं, बाद में क्यूटीजी के, तो उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा इट बिकम्स मोनोटोनस, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है. तो व्हाट यू शुड डू इज, suppose you are very good at legal, start with legal. Suppose you are good at RC, attempt RC after that. Take a break. How? Attempt GK, because it is very objective and does not consume a lot of time. It acts as a break from the monotony of reading. Come back to CR in case it is left, or whichever other theoretical section, and attempt QT. Or you could do it the other way. Let's say you attempt 1 theory subject or 2 theory subjects. Attempt mathematics, which is QT. Then the third theory subject, and followed by GK. So these two objective sections, QT namely and QT and GK,
will act as a break between the extensive theoretical reading. लीगल LR एंड हाँ, जो भी है, जिसका जो Strong स्ट्रेंथ है, है वहाँ से start वो है. ये ख्याल रखें कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस you should, that's my advice, that's my experience of last so many years. I started teaching CLAT. The CLAT started in 2008 and I started teaching CLAT aspirants in 2008. So Okay. CLAT alone, this is my 18th year of teaching CLAT. तो इतने साल के अनुभव के आधार पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि रिस्क नहीं लें. Just one attempt in a year is too much to sacrifice your entire years. Or some of you work for 2 years. Foundation वाले तो 2-2 साल मेहनत करते हैं. तो जो सेक्शन स्ट्रांग है वो करें. इसमें एक और चीज ध्यान रखें. At times it happens or it has happened that the seemingly easier sections are very difficult. Suppose you are very good at English and you plan to begin with English. Suppose English section is extremely difficult. What you should do is leave it. You'll save on time, move on to the next. In any case, you will be left with time because आपने वो छोड़ दिया है. वहां उस पे बहुत ज्यादा समय लगाने की बजाय, मल ओवर करने की बजाय अपना टाइम वेस्ट एंड नर्वसनेस गैदर कर रहे हैं आप अपने लिए. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मूव अहेड, फिनिश द एंटायर पेपर, कम बैक, यू विल बी लेफ्ट विद सम टाइम एंड नथिंग टू लूज, ओनली टू गेन, बिकॉज यू विल हैव अटेम्प्टेड द रेस्ट ऑफ द पेपर वेल एंड दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. तो फिर जरा सा बचेगा. हाँ, और उसको टाइम दे सकते हैं. उसको टाइम पूरा दे time सकते उसी के लिए. हैं क्योंकि बचेगा. अगर आप यहाँ जरूरत से ज्यादा समय लगा देते हैं तो इट कुड बी अ डिजास्टर. राइट. ओके सर, पैसेज पढ़ना जरूरी है या डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. पैसेज पढ़ना इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस. ऐसा नहीं होता कि पैसेज पढ़े बिना आप आंसर कर. काश ऐसा होता. आई विश काश इस तरीके का एग्जाम होता कि पैसेज पढ़े बिना आंसर हो जाते. तो फिर इतनी एक्सरसाइज की, इतनी एलॉबरेट क्लासेस की, इन वीडियोस की, या इतने लंबे मेंटरिंग सेशंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती. माय स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू यू इज डोंट स्किम थ्रू द पैसेज. इट्स अ वेरी पॉपुलर टर्म अमंग यंगस्टर्स, स्किम थ्रू. तो सरसरी निगाह से देखना उसको ना. अगर आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो नंबर भी सरसरी से ही आएंगे. So that's going to be a blunder. Read the passage. Yes, read it quickly. Okay. Don't invest too much time in it. Okay. But do read. Okay. Yes. एंड एक पैसेज में से क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए रीड करते टाइम? Okay, that's a very important question. Good that you asked. There are two aspects of a passage. First is you read to answer the questions. Then there are questions which are not based on a particular part of the passage or a particular paragraph in the passage or a line. वो पूरे पैसेज को कंसिडर करते हैं. जैसे टोन्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे पैसेज को अगर आप नहीं समझे हैं तो टोन समझ में नहीं आएगी. तो पैसेज को दो तरीके से पढ़ना है. एक ऑब्जेक्टिवली पैसेज की लाइन बाय लाइन या पैराग्राफ बाय पैराग्राफ वो क्या कह रहा है, और दूसरा टोटलिटी में पैसेज क्या कह रहा है. ओके, ठीक है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि कोई एक्शन फिल्म है और उसमें एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो इट डज नॉट मीन कि पिक्चर रोमांटिक हो गई, एंड इट आल्सो डज नॉट मीन कि वो जो सॉन्ग है वो उसमें एक्शन होना जरूरी है. दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. सो टेक इट ऑब्जेक्टिवली. If there is a scene, comedy scene किसी पिक्चर में आ गया तो और वो थ्रिलर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉमेडी हो. So उसको आपको ऑब्जेक्टिवली भी एनालाइज करना है और टोटलिटी में भी समझना है कि पूरे तौर पे पैसेज क्या कहना चाहता है. स्पेशली इन केस ऑफ सटायर्स एंड आयरनीज, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ध्यान रखें. ओके. अब सर जैसे टोन्स की बात हो रही है, तो टोन्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, ग्रामर है, इनको कैसे याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स और कैसे रिवाइज कर सकते हैं? ओके, देखिए, टोन्स और फिगर्स ऑफ स्पीच आर हाईली ऑब्जेक्टिव इन नेचर, इन द सेंस दे हैव अ कॉपी बुक स्टाइल मीनिंग. कोई टोन है, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो पैसेज की टोन एब्स्ट्रैक्ट नेचर है, और उस टोन आपसे पूछी जाती है इन फॉर्म ऑफ वर्ड मीनिंग कि इसकी टोन कौन सी है, यूफेमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, या सपोज सार्डोनिक है या आयरॉनिकल है. Now, before you go on to attempt, you should know the meanings of these words. अगर आपको सार्डोनिक का या सिनिकल का मतलब नहीं मालूम, या यूफेमिस्टिक का या पेसिमिस्टिक का मतलब ही नहीं मालूम, तो आप गए काम से. Then it is a fluke, it's guesswork, and it's a poor guesswork. Don't do it. So, firstly, tones में the vocabulary part is extremely important, and then comes understanding the passage. तो एक तो ये हो गया. तो टोन्स को ऑब्जेक्टिवली याद रखना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिवली मैं बार बार इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ. दो चीजें होती हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव इज योर ओपिनियन बेस्ड. यू कैन राइट व्हाट यू फील लाइक. दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव टेस्ट. दिस इज अ हाईली ऑब्जेक्टिव टेस्ट. एंड ऑब्जेक्टिव इज व्हिच हैज ओनली वन
possible answer and it's universally acceptable. So have that. Okay. Okay. टू द पॉइंट वर्ड मीनिंग याद करें, वो टोन्स में हेल्प करेंगे. फिर पैसेज को तो समझना बहुत जरूरी है. दैट्स वन. फिगर्स ऑफ स्पीच also have two parts. One is highly theoretical. Let's say irony. What is irony? Let's say zeugma. Zeugma is another figure of speech, maybe unheard of. Let's say foreshadowing or imagery, simile, metaphor, analogy, anaphora, onomatopoeia. These are, तो इन सब का मतलब आपको मालूम होना चाहिए. सबसे पहली तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो ये है. थियोरेटिकल पार्ट इसका आप बहुत अच्छी तरीके से करें. एंड इट thanks to the fast age of internet, it is all very easily available on the net. You have books also to refer to. Now, having said all this, बहुत ज़्यादा theoretical aspect में नहीं जाएं. Definition याद करें, maybe one or two examples each so that you can fit them in. Okay. ये तो हो गया एक पार्ट. दूसरी चीज़ है वहाँ पर किस तरीके से यूज हुआ है उसको पढ़ के और आपको उसको समझने की क्षमता होनी चाहिए. You should be able to read it. So this is it. So far as grammar is concerned, grammar is important. Never underestimate it. The testing authorities could surprise you. So what you should do is revise your school curriculum. जो स्कूल लेवल की ग्रामर है that should suffice. उसके beyond नहीं आता है. मैं important topics आपको बता देता हूँ. Articles, parts of speech, the 7 parts of speech. Interjections जो last है वो exclamatory marks के लिए होता है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हालांकि आ सकता है. So articles, the 7 parts of speech, subject verb agreement, tenses. ये 10 चीजें अगर आप कर लेंगे, you'll sail through, whether it is CLAT or IELTS. आराम से इसमें ग्रामर हो जाती है. Okay. And sir, is guesswork suggested? Not at all. It is a self goal. Please do not guess. I urge you, I strongly advise you, I repeat, don't guess. Like I said, making mistakes is allowed, gambling is not. Guesswork is like gambling. You're depending purely on luck. And the famous saying goes, fortune favors the brave. But this is not bravery, this is foolishness. Your preparation is your bravery. Your taking the plunge is your bravery. This is utterly foolish. If you are not sure of the answer, leave it. Now, some of you might question कि सर 120 में से 30 सवाल या 40 सवाल हमको नहीं आते. आप ही कह रहे हैं कि नहीं आते, फिर उनको क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं? बिकॉज अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं, यू लूज -0.25, यू लूज 0.25. सो इट्स -0.25. डोंट स्पॉइल इट. तो कितना रिस्क ले सकते हैं इंग्लिश में या बिल्कुल? देखिए, इंग्लिश नहीं, किसी भी सेक्शन में रिस्क का मतलब ये है कि आपको ऐसा लगता है कि ये आंसर है, कोई वर्ड है, कहीं कोई मीनिंग है, कुछ ऐसा आपको लग रहा है, यू फील कि यही आंसर है, ए ही आंसर है या सी ही आंसर है. दैट्स अ रिस्क एंड इट्स ओके इफ इट गोज रॉन्ग, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है, पर आपको ये लग रहा है कि बी और सी में से कोई भी आंसर हो सकता था, तो रैंडमली आपने बी मार्क कर दिया, सी मार्क कर दिया. ये गेसवर्क है, ये गैम्बलिंग है. नहीं करें. रिस्क तो थोड़ी बहुत तो है ही. देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपने आप में बिना रिस्क के नहीं होते हैं. देयर इज सो मच टू मेमोराइज कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है. आपको बहुत स्ट्रांगली लगता है कि नहीं, मैं यही आंसर है, कर दीजिए. वो अवॉइड नहीं कर सकते. ऐसे तो आधा पेपर छूट जाएगा, लेकिन गेसवर्क नहीं. ठीक है. एंड सर, इन लास्ट 2 मंथ्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंग्लिश के लिए? ओके, इंग्लिश के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करते रहें, वेदर बाय वर्च्यू ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक्स or sectional tests if they're available to you, and read extensively as much as you can. Like I said, read the editorials of the newspapers. If you have time, read 2 editorials of 2 different newspapers. Print reading करें, textbook reading करें. Digital reading avoid करें because yours is a pen paper test. You have to appear it in physical form. It makes a lot of difference. Screen reading vis-a-vis the pen paper, the paper reading, इसमें बहुत फर्क होता है. अप्रोच, जिनका टेस्ट डिजिटल फॉर्मेट में आता है, मैं उनको यही एडवाइस करता हूँ कि आप डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ें, प्रिंट में नहीं पढ़ें. ओके, दैट्स वन. एंड रीड बुक्स, शॉर्ट बुक्स. लाइक आई सेड, जैसे मैंने आपको बताया, एनिमल फार्म है या डेथ हाउस, दिस आर वेरी शॉर्ट बुक्स. If you don't have time, read stories, English stories by prominent authors, translated stories. Stories are maybe 3, 4, 5 pages. Even if you read 1 story a day, it acts as a break also. So, read extensively and prepare sectionals. Attempt sectionals. Okay. And while attempting the English section, what should be the mindset of the students? Okay. The mindset of all the students
has to be relaxed. That's the foremost. Students, if you worked very hard, why feel nervous? If you haven't worked hard, there is no point in feeling nervous. So under all circumstances, relax. If you are very calm and cool, only then are you likely to attempt it well. Otherwise, you're likely to commit mistakes. So बिल्कुल रिलैक्स रहें. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो ये एग्जाम आप दुनिया की कोई ताकत आपको एक्सेल करने से नहीं रोक सकती. And unfortunately, for whatever reasons, possibly you are a 12th standard student, possibly you have other things on your mind, you've not been able to prepare well, then also, अगर आप नर्वस होते हैं, तो जो तैयारी की है बचा खुचा जो अच्छा हो सकता था वो खराब कर लेंगे. So, एक बड़ा फेमस एड है, डर के आगे जीत है. So, डर के आगे नहीं, मैं कहता हूँ डर के बिना जीत है. अगर आप गब्बर सेट जो डर गया सो गया. ओके सर. तो लास्ट क्वेश्चन ये कि ऐसी क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो बच्चे इंग्लिश में कर देते हैं बट उनको एट एनी कॉस्ट अवॉइड करना चाहिए? ओके, स्लाइटली रिपीटेटिव आई विल बी. सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स घबरा कर गेस वर्क करते हैं. गेस वर्क नहीं करना है. अगर आपको ऐसा लगता है कि 24 में से 17 ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो 17 अच्छी तरह से करेंगे. तो मेक श्योर आप ये समझिए कि अगर आपने 17 या 16 या 18 क्वेश्चंस ढंग से कर लिए तो 17-16 नंबर्स आ जाएंगे. अगर आपने 24 क्वेश्चंस करने के चक्कर में गेस वर्क कर दिया और आपने 10 सवाल बिगाड़ दिए तो आपके नंबर 12 पहुंच जाएंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है गेस वर्क नहीं करें. दूसरा, आप लोगों की स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी समस्या है पुअर रीडिंग स्पीड. उसको कॉम्प्रोमाइज करने, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए स्टूडेंट्स कई बार, जो कि आपने शुरू में पूछा था, कि स्किम थ्रू करते हैं, पैसेज को पूरा नहीं पढ़ते. नहीं करें, पैसेज को पढ़ें. 3 पैसेज अच्छी तरीके से कर लेंगे वो बेहतर है बजाय 4 पैसेज खराब कर लेंगे. You're likely to score better if you do whatever you do nicely than in case you just sham it. वो नहीं करें. Okay. Okay. So thank you so much for your time, sir. And students, I guess जो भी यहाँ पर सर ने डिस्कस किए हैं, स्ट्रैटेजीज बताई हैं, मिस्टेक्स बताई हैं, आई होप वो आप इम्प्लीमेंट करना चालू करें एंड मिस्टेक्स मत करना. और भी अगर कोई डाउट्स हैं इंग्लिश में, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड आई जस्ट लाइक टू से वन मोर थिंग. उर्दू का एक मशहूर शेर है, गिरते हैं शहर सवार ही मैदान जंग में, उत्तफिल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं. यानी कि घोड़े पे सवार लड़ने वाला आदमी ही गिरता है, वो नहीं जो रेंग रहा है. आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सब सवार हैं, योद्धा हैं. Have confidence in your ability and your hard work. So best wishes from LPT and from my side. Good luck.